नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासकर मैं उन बच्चों को कहूँगा जो 9th में फिलहाल हैं, उनके लिए तो एग्जाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे और जो इसके आगे आर्ट्स से कॉलेज करने वाले हैं, के लिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे जुड़े कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आगे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर 3 का जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे हिटलर ने इतना बड़ा ड्रामा और बखेड़ा शुरू किया, तो उससे पहले हम बात करेंगे वाइमर गणराज्य की स्थापना कैसे हुई। वाइमर गणराज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए पहले पॉइंट में कि जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई समाज, ऑस्ट्रियाई है देश दो प्रकार का है, एक ऑस्ट्रेलिया भी है और एक ऑस्ट्रिया भी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करेंगे। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई समाज के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था। इसके खिलाफ क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध किया था। याद रखिएगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। यहाँ पे मैं आपको एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो तो वो 1939 से 1945 तक चला था। यदि आपसे कोई तृतीय विश्व युद्ध के बारे में पूछ ले तो वहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बोलेगा भैया रहने दो, तृतीय अगर हो गया ना तो समझो कि मामला खत्म ही है, चौपट है, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। इसलिए तृतीय ना हुआ है और आशा कीजिए कि तृतीय हो भी ना, क्योंकि आजकल के समय में इतना खतरनाक खतरनाक वायरस वाला सब बम सब है ना, कहीं गिरा दोगे ना तो आदमी, मतलब कोरोना का क्या सीन था? कोरोना का सीन, अभी कोरोना में क्या हुआ? एक बीमारी ही तो फैला और बीमारी से पूरा विश्व परेशान हो गया। अब अगर अभी अभी देशों के पास ऐसा ही है वेपन सब जो बीमारी ये फैला देगा, हैजा फैला देगा, खसरा फैला देगा, पोलियो फैला देगा, नोचनी फैला देगा, आदमी सब नोचते नोचते मर जाएगा। तो समझ रहे हो, ऐसा ऐसा खतरनाक बीमारी सब है। अब ये बम पिस्तौल गोली वाला समय नहीं है, बीमारी वाला समय, फैला दिया, नोच रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। यहाँ पे हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो वाइमर गणराज्य के स्थापना के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रखिएगा जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी बहुत शक्तिशाली देश था, वहां पे चांसलर उसका बहुत शक्तिशाली। अच्छा, जर्मनी में ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहां का जो मुखिया होता है ना वो चांसलर होता है। तो उसने क्या किया पता है? बेल्जियम पर कब्जा कर लिया, फ्रांस पर कब्जा कर लिया और उससे बहुत लाभ कमाया, उससे बहुत ज्यादा फायदा कमाया। हालांकि फिर क्या हुआ? मित्र राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्र कहने का मतलब कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, 1918 में इसको पकड़ के धून दिया, हरा दिया और अपने आप को आजाद करवा लिया। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है जून 1919 में वर्साय की संधि पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। जून 1919 में, 1919 की बात है, जून का महीना था, बरसात का समय रहा होगा। हालांकि भारत में तो बरसात का ही समय होता है, अब वहां पे किस चीज का समय था पता नहीं। तो वहां पे एक हस्ताक्षर हुआ जिसे हम वर्साय की संधि के नाम से जानते हैं। तो वर्साय की संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लंबे समय तक आपसे पूछा जाएगा, कॉलेज तक आपसे पूछा जाएगा कि था क्या वर्साय संधि। हाँ, यहाँ पे आपको वर्षा संधि और वर्साय संधि में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं। आपको फिलहाल वर्साय संधि के बारे में जानना है। तो जर्मनी के ऊपर, जो जर्मनी जो था उसके ऊपर जो मित्र राष्ट्र थे, कौन? फ्रांस, कौन? इंग्लैंड, कौन? रूस, इन सब ने मिलकर इस पे अपमानित किया गया, इसको वहां पे अपमानित किया गया और कई सारा शर्त इसके ऊपर थोप दिया गया। इसको तो हरा दिया गया था, जर्मनी को तो मित्र राष्ट्रों ने हरा दिया ना। हराने के बाद इसको कई सारा शर्त थोप दिया। उस शर्त में तो सबसे पहला कहा कि भाई तेरे कारण युद्ध हुआ है, तू 6 अरब पौंड का जुर्माना भर। पहले पहले 6 अरब पौंड का जुर्माना भर, क्योंकि उसको कहा गया कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण हुआ है, जितना भी क्षति हुआ है तेरे कारण हुआ है, जितने भी लोग मरे हैं तेरे कारण मरे। मतलब सारा गुस्सा उस्सा ना जर्मनी के ऊपर ही उतार दिया। इसके अलावा जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया गया, मतलब सेना ही उसका छीन लिया। एक देश का सेना छीनने का मतलब तो यही है ना कि किसी पुरुष के ऊपर से आपने उसके कपड़े उतार लिए हो, इज्जत उतार लिया ना एक देश का। उसकी सेना छीन लेने का मतलब उस देश का इज्जत उतार लेना हुआ ना। अगर हम भारत के लोग, हमारे सामने हमारे तिरंगा को कोई अपमान कर दे, हमारे सैनिकों को कोई अपमान करे तो हम क्या करेंगे? 2.5 किलो नहीं,
18 किलो गोश्त उसके अंदर से निकाल के पकौड़ा बना देंगे ना। तो यही हुआ, जब आप जर्मनी का सैन्य विहीन कर दिए, इसका मतलब उसका इज्जत खराब कर दिया। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जर्मनी के पास जितना पावर था, जितना रिसोर्सेज था, जितना संसाधन था, उसमें से उसका 10% आबादी छीन लिया, लोगों को छीन लिया, अपने में मिला लिया। 13% जमीन छीन लिया, 75% लोहे का भंडार छीन लिया, 26% कोयले का भंडार छीन लिया, और सब देश आपस में बांट लिया। सारा देश जो मित्र राष्ट्र के अंदर अगर आते थे, उन्होंने अपने अंदर बांट लिए। तब जाके वाइमर संधि के द्वारा जर्मनी के अंदर वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। समझ रहे हो ना बात? वाइमर गणराज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे टपाटप डाल देना, आपके नंबर पूरे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वाइमर गणराज्य के सामने आई समस्याएं। क्या क्या परेशानियां थी जो वाइमर गणराज्य के सामने आई? तो सबसे पहले तो वाइमर संधि की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला परेशानी वाइमर संधि था। इसमें क्या हुआ कि अभी मैंने आपको इसे पहले वाले पॉइंट में बताया है ना कि क्या किया, मित्र राष्ट्रों ने उसके आबादी को छीन लिया, उसके सेना को छीन लिया, उसके लोहे के खदान को छीन लिया, उसके आबादी को छीन लिया, उसके कोयले के भंडार को छीन लिया, और सब आपस में बांट लिया। यही हमारा वाइमर संधि था, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ये कौन कौन से देश थे। तो ये फ्रांस था, पोलैंड था, डेनमार्क था, लिथुआनिया था। इन सभी ने इनके 13% भूभाग को छीन लिया, 75% लोहे के भंडार को छीन लिया, 26% कोयले के भंडार को छीन लिया, सैन्य विहीन कर दिया, 10% आबादी को छीन लिया। तो सब कुछ तो छीन ही लिया, तो बचा क्या इसके पास? कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ की स्थिति तो बिगड़ने वाली थी ना, यहाँ के लोगों की हालत बिगड़ने वाली थी। तो बिगड़ा भी, वहां के लोगों की हालत बिगड़ा है। मित्र राष्ट्रों ने उनकी क्या कर दी, सेना को भी भंग कर दिया। ऑलरेडी हमने पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में कि सेना को छीन लिया, खत्म कर दिया। और फिर कई समय तक 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों के ही कब्जा में था। जितने भी खनिज जर्मनी से छीने गए थे ना, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो आबादी हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो जुर्माने का पैसा हो, चाहे वो सोने का भंडार हो, वो 20वीं शताब्दी तक मित्र राष्ट्र के यही वो देश हैं, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इन सभी ने 20वीं शताब्दी तक उस पर कब्जा करके रखा। तो ये तो हमारा था वर्षा संधि, वाइमर संधि के कारण होने वाले दिक्कतें, जो वाइमर गणराज्य के सामने समस्या आई। अब हम इसमें आर्थिक संकट पढ़ेंगे। अब जब कुछ सब मित्र राष्ट्रों ने ही छीन लिया, तो इसके पास खाने के लिए क्या बचा? आपके परिवार में अगर हम जाएंगे और 2 बोरा गेहूं उठा लिए, 2 बोरा चावल उठा लिए, 2 बोरा दाल उठा लिए, 5-5 किलो छोड़ देंगे, और आपके घर में खुद खाने वाले की संख्या 10 लोग है, तो आपका गुजारा हो पाएगा? फिर तो आप वही करोगे जो हिटलर ने किया था। हिटलर ने कुछ गलत किया तो कुछ सही भी तो किया था। हर व्यक्ति को अधिकार है उसको अपने देश को बचाने का। आज हमारे भारत में कोई घुस जाए तो ऐसे ही घुसने देंगे? आज बांग्लादेशी को घुसने देंगे? पाकिस्तानी को घुसने देंगे? घुसा नहीं देंगे उसके अंदर, डंडा 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 घुसा नहीं देंगे, मार नहीं देंगे उसको, गोली नहीं मार देंगे। समझ रहे हो? अपने देश का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। देश की छोड़ो, अगर एग्जाम्पल के लिए समझाना हो, आपके घर में घुस के अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठा दे तो थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त कर लोगे। हाँ भाई मेरे को मारा है। आपके सामने आपके मम्मी पापा पे कोई हाथ उठा दे, आपके बहन पे हाथ उठा दे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक शक्ति जनरेट होने लगेगा, एक अलग सा ही पावर धक 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 करने लगेगा, और उसके बाद आप जो करोगे ना, वो एक पावरफुल इंसान भी नहीं कर पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक संकट के बारे में। तो देखिए, युद्ध में डूबे होने के कारण और जर्मनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, क्योंकि इससे पैसे जुर्माने के रूप में वसूले जाने लगे थे, और इसके अलावा इसके संसाधनों को छीन लिया गया। तो आर्थिक रूप से ये अपंग हो गया। इसके पास तो इनकम का कोई स्रोत ही नहीं रहा, पैसा आने का कोई स्रोत ही नहीं रहा, तो देश चलेगा कैसे? लोगों का रोजगार कैसे होगा? लोग खाएंगे क्या? तो ऐसे में क्या हुआ कि वहां पे जो जरूरत की चीजें थी ना, जो खाने पीने की या डेली यूजेज की, वो आसमान छूने लगी उनका दाम। उस सोना का जो भंडार था वो कम होने लगा, क्योंकि सोने के माध्यम से ही उनको अपना जुर्माना चुकाना था, सोने के माध्यम से ही उनको अपना जुर्माना वहां पे देना था। इस कारण से क्या हुआ कि वहां पे सोने का भंडार भी कम हो गया। सोने के भंडार कम होने के अलावा वहां पे जो डेली यूजेज की चीजें थी उसका दाम बहुत बढ़ गया, कीमतें जो थी वो आसमान छूने लगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे राजनीतिक संकट के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय सभा द्वारा वाइमर गणराज्य का विकास
तथा सुरक्षा के रास्ते पे लाने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया। जब मित्र राष्ट्रों ने इसके ऊपर इतना सारा जुर्माना लगा दिया, इतने सारे संसाधन छीन लिए, तो जर्मनी के लोगों ने कहा कि भाई अब तो जो हुआ सो हुआ, अब तो कुछ बढ़िया करना पड़ेगा ना, अपने देश को ट्रैक पे तो लाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, लेकिन ये चला नहीं भाई, ये असफल हो गया, मटिया मेट हो गया। संविधान में बहुत सारी कमजोरियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी उस संविधान में, जिसके कारण वो संविधान चल नहीं पाया। इस संविधान में जो बातें बताई गई, उस संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण यहाँ पे तानाशाही का रास्ता खुल गया और हिटलर जैसे लोग तानाशाह बन गए। अब देखिए संविधान में जो अनुच्छेद 48 था, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसके कारण वहां पे तानाशाही बढ़ने लगा, और यही एक ऐसा अनुच्छेद, नियम, कानून आप कह सकते हैं, जिसके कारण हिटलर का उदय हुआ और हिटलर जर्मनी का तानाशाह बनकर उभरा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे युद्ध के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, युद्ध से मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पूरे महाद्वीप पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध एक ऐसा चीज है ना जिससे किसी को लाभ नहीं है, चाहे जो व्यक्ति जीत रहा हो या जो व्यक्ति हार रहा हो, लॉस दोनों का है। अगर व्यक्ति जीत रहा है तो उसने भी तो पैसे खर्च किए होंगे, अपने गोले बारूद पे पैसे खर्च किए होंगे, ज्यादा गोला बारूद दागा होगा, और जो व्यक्ति हार रहा है वो भी अपने आप को बचाने के लिए गोला बारूद दागा होगा, सैनिकों पे खर्चा किया होगा, कर्ज लिया होगा। तो नुकसान तो भाई दोनों तरफ का है, और सिर्फ नुकसान उन दो देशों का नहीं है जो आपस में लड़ रहे हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी नुकसान होता है। व्यापार ठप हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है, समुद्र के रास्ते बंद हो जाते हैं, व्यापार के रास्ते बंद हो जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है, पर्यटन बंद हो जाता है, फ्लाइट, ट्रेन, बस बंद हो जाता है। और अगर कोई देश गोला बारूद बंदूक चलाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कहेगा कि नहीं भाई गोला तुम सुन ले, तू वहीं पे जाके गिरना, गोला बात सुन लिया वहीं पे जाके गिरेगा। 200-400 किलोमीटर अगर आगे बढ़ गया तो मारना था किसी को, मर कोई और जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यूरोप कल तक कर्ज देने वाले महाद्वीप में आता था। पहले ये व्यापारी वर्ग था, मतलब कि ये दूसरे को कर्ज देता था। इस युद्ध के बाद ये खुद ही कर्जदार ढूंढने लगा कि भाई हमें कर्जा दे दो। ये तो वही बात हो गया कि 2-4 साल पहले कोई बड़ा साहूकार था, हम चले गए घूमने थोड़ा देर के लिए इधर से, फिर आए तो देखे वो कटोरी लेके भीख मांग रहा है। मतलब पहले जो यूरोप था वो दूसरे देशों को कर्ज देता था, भाई बोल ना कितना पैसा चाहिए, पैसा ले पैसा ले। आज वो खुद ही कह रहा है भाई कोई हमको पैसा दे दो, युद्ध में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया है। पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। अब युद्ध होगा तो उससे तो नुकसान दोनों देश को होगा। तो पहले महायुद्ध कहने का मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से 1918 तक चला था। याद रखिएगा 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। दूसरा 1939 से 1945 तक चला। तो पहले वाले की बात हो रही है पहले महायुद्ध में यूरोपीय साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, सब पर इसका आघात पहुंचा है, सब में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जो सिपाही हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, जो आर्मी हुआ करते थे, जो एयरफोर्स हुआ करते थे, उनको ज्यादा सम्मान मिलता था, उनको ज्यादा जी हुजूरी मिलता था, ज्यादा पदवी मिलता था। लोग उसको समाज में ऊंची नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि वो युद्ध लड़ता था, वो मरने मारने जाता था। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। आपको तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आपको इस चैप्टर में वो सब भी पढ़ना है कि हिटलर कहता था लड़कों को जन्म दो, लड़कियों को जन्म नहीं देना है। ऐसे लड़कों को जन्म दो जो बिल्कुल शुद्ध हो, बलिष्ठ हो। अपंग वपंग को जन्म दिया तो जो माता उसको जन्म देती थी उसका बाल छिलवा देता था, गधा पर बैठा देता था, मुंह में कालिख लगा देता था और मार्केट में घुमा देता था। इसमें पढ़ना है आपको, अगर नहीं पढ़ना है तो ये सच्चाई है। हिटलर कहता था सिर्फ लड़का पैदा करो ताकि उसको सैनिक बनाएंगे और युद्ध लड़ेंगे, सिर्फ। और वो सीधा साधा, ये नहीं कि टेढ़ा आना काना बहिरा गूंगा लंगड़ा लुल्हा, ऐसा कुछ बच्चा उच्चा पैदा नहीं करना है। और जो महिलाएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो, जो महिलाएं स्वस्थ बच्चों को पैदा करती थी उनको उपहार मिलता था, पैसे मिलते थे, उनको अनाज फ्री में मिलता था। और पता है सिनेमा थिएटर में सिनेमा फ्री में देखने दिया जाता था।
वो महिलाएं सब सिनेमा देखने के लिए 20-20 गो बच्चा पैदा कर देती थी। बताओ, सिनेमा देखने के लिए कौन इतना बच्चा पैदा करता है? तो ये उस समय का हिटलर का तरीका था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। अब हम रेडिकलवाद और आर्थिक संकट के बारे में पढ़ेंगे कि ये मुद्दा आखिर क्या था। तो देखिए, राजनीतिक रेडिकलवादी विचार, रेडिकलवाद अगर आपसे बोला जाए तो एक विचार है, ये एक सोच है, ये एक धारणा है। इसको 1923 के आर्थिक संकट से बल मिला। मतलब यहां से ये शुरुआत हुआ। कब से? 1923 में जो आर्थिक संकट हो गया यहाँ पे, तब यहां से ये जोर पकड़ा। और पहला विश्व युद्ध में मोटे कर्जा के ऊपर ये लड़ा था। ये जो है ना, पैसा उधार लेके पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में जो लड़ा गया, वो कर्ज लेके लड़ा गया था। दूसरा पॉइंट कहता है युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा भी हर्जाना भी भरना पड़ा, क्योंकि जर्मनी को सोने के माध्यम से सारा पैसा चुकाना था, इसलिए सोने के भंडार में भी कमी आ गई थी। इसी बोझ से क्या हुआ कि उसका सोने का भंडार भी लगभग लगभग खत्म हो गया। और आखिरकार में क्या हुआ? 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाने चुकाने से इनकार कर दिया। कहा कि भाई तुम जितना पैसा बोले थे हम 1 रुपया नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे पैसा। कोई हर्जाना नहीं, कोई कर्जा नहीं, आज से जर्मनी मुक्त है, कोई पैसा वैसा लेन देन नहीं होगा। अब ये कौन सा पैसा था? ये वही पैसा था जो मित्र राष्ट्र ने इसके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया था कि भाई इतना पॉन्ड्स डॉलर में तू पैसा दो, इतना सोना दो, इतना चांदी दो, इतना कोयला दो, इतना लोहा दो, तुम्हारा सैनिक। अब ये थक गया जर्मनी, अब यहाँ पे परेशान होगा। कहा कि आज के बाद कुछ नहीं दिया जाएगा, सब बंद करो, कोई संधि वंधि नहीं, सब भाड़ में गया संधि वंधि, सारा संधि वंधि को फाड़ के आग लगा दो। लेकिन यहाँ पे बात पलट गया। अब फ्रांस ने देखा कि भाई ये तो फिर से गला उठा रहा है, फिर से बोलने लगा। उसने फटाफट क्या किया, इसके जितने भी औद्योगिक इलाके थे, जितने भी इसके इंडस्ट्रियल एरिया थे, जहां पे बड़े बड़े व्यापार के वाले संगठन थे, उस सब पे कब्जा कर लिया फ्रांस। फटाफट कहा कि भाई तू पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा तो हम ये कब्जा कर लेगा, यहाँ से पैसा अपना वसूल करेगा। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, जहां पे फ्रांस ने अटैक करके इस पे कब्जा कर लिया। वो जर्मनी का सबसे ज्यादा विशाल कोयले का भंडार वाला इलाका था। और अब जर्मनी सरकार कहा कि बहुत हुआ, अब सीधा जय श्री राम करेंगे। उसने कहा कि अब रुको, पैसा दिखाते हैं तुमको। इतना ना पैसा छाप दिया अपने मशीन से, इतना ना पैसा छाप दिया कि पैसे का वैल्यू खत्म हो गया। जर्मनी को लगा क्या, जब पैसे ने इतना छाप देंगे ना। अच्छा एक बात बताइए, भारत देश में पैसा चलता है ना, हमारे यहाँ 100 200 500 2000 का नोट अब तो बंद हो गया है, 500 तक तो चल ही रहा है। अगर मान लो हमारे भारत देश में पैसा का कमी हो गया, तो ये भी तो कर सकते हैं, सब आदमी को अमीर बनाने के लिए पैसे पे पैसा छाप दो। बोरा का बोरा पैसा छाप दो, मशीने से तो छापना है। तो क्या सब अमीर हो जाएंगे? नहीं, इससे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक में जो हमारा अमाउंट दिया हुआ है, उसी के हिसाब से तो हमारे पैसे की वैल्यू पता चलती है। आपको देखना है कि अप्रैल के समय में क्या हुआ। 1 अमेरिका रुपया मतलब $1 का कीमत 24,000 हो गया। मतलब अमेरिका का 1 रुपए और जर्मनी का 24,000 रुपए के बराबर हो गया। मतलब कितना वैल्यू कम हो गया। अब ये बात यहाँ पे रुका नहीं। अब ये जुलाई में क्या हुआ, अमेरिका का 1 रुपए और जर्मनी का 3,53,000 रुपए। अमेरिका का 1 रुपया, जर्मनी का 3,53,000। अभी भी मामला रुका नहीं। अगस्त में जाते जाते ये क्या हो गया, ये हो गया अगस्त में अमेरिका का 1 रुपए और जर्मनी का 46,21,000 रुपए। 46 लाख रुपए के बराबर हो गया। मतलब आधा करोड़। अमेरिका का 1 रुपया और जर्मनी का आधा करोड़ रुपया। ये क्यों इतना ना पैसा छापने लगा, इतना ना पैसा छापने लगा। और ये बात यहाँ नहीं रुका। अब ये दिसंबर में आते आते अमेरिका का 1 रुपए और जर्मनी का 9,88,60,000 रुपए, मतलब 10 करोड़ रुपए। अमेरिका का 1 रुपया कोई लेके अगर जर्मनी में जाता तो वहां पे सीधा करोड़पति हो जाता। कि अगर गलती से आप 2-4 हजार रुपया लेके चले गए तो आप पैसा आपको लाने के लिए जहाज करना पड़ता, पूरा ट्रेन बुक करना पड़ता, पूरा नोट को संभाल के लेके आना पड़ता। ये हाल हो गया था। और ऐसी स्थिति को अधिक पैसा छाप देने से कोई देश अमीर नहीं होता है। अधिक पैसा छाप देने से कोई देश पैसे वाला नहीं होता है। इसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आ गया वो टॉपिक भी जिसका नाम है अति मुद्रास्फीति। क्या है? जैसे जैसे मार्क, मार्क क्या है? मार्क जर्मनी के करेंसी का नाम है। कीमतें इसकी गिरती चली गई,
चीज़ों जो थे, वहाँ के जो चीज़ थे जिसका जो डेली यूजेज होता था, उसकी कीमतें भी आसमान छूने लगी। पूरा जर्मनी सिर्फ पूरे विश्व के लिए हमदर्दी का पात्र बन गया। हमदर्दी कहने का मतलब है कि सारे दुनिया में लोग कहते थे, अरे यार क्या हो गया जर्मनी तुम्हें? कहाँ एक समय में इतने बलवान हुआ करते थे, आसमान छूते थे, कर्ज देते थे, आज भिखमंगों वाली हालत हो गई तुम्हारी। हमदर्दी इसी को कहते हैं, मदद कोई नहीं कर रहा था, हमदर्दी दिखा रहा था। अब जब इस संकट को इतना बढ़ गया कि इसी को हम अति मुद्रास्फीति का नाम दिए। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, जब किसी भी चीज का कीमत आसमान छूने लगे, तो ऐसे समय को आप क्या कहोगे? अति मुद्रास्फीति। अब मंदी के साल को भी जान लेते हैं। मंदी का साल क्या है? मंदी के साल से आप क्या समझते हैं? 1924 से 1928 तक, याद रखिएगा, 1924 से 1928 तक जर्मनी के उच्च स्थिरता रही। मतलब जर्मनी कंट्रोल में रहा, थोड़ा सा रुका हुआ था, न ज्यादा उतर रहा था न ज्यादा गिर रहा था। लेकिन ये क्या, ये तो मानव मानव रेत पे मतलब खड़ा था। मतलब रेत समझते हो ना? रेत का ढेर तो कभी भी ढह सकता है। ये रेत का ढेर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि अमेरिका ने इसे कुछ पैसे दिए थे। इसे कुछ पैसे दिया था, इसका कुछ मदद किया था, जिसके कारण ये कर्जे पर आश्रित था और थोड़े दिन के लिए बैलेंस था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1929 में शेयर बाजार धराशायी हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया। अब जो जर्मनी को मदद मिल रहा था अमेरिका से, वो मदद मिलना बंद हो गया, रातों रात बंद हो गया वो मदद मिलना। और फिर क्या हुआ? वही हुआ, कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ शेयर बेचने लगे। जब शेयर का रेट गिरेगा तो शेयर बेचेगा ही ना आदमी, उसको रखेगा क्यों? 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए भाई। आज के समय में भी 1.3 करोड़ शेयर मायने रखता है। आज से 100 साल 200 साल पहले सोचो, 1.3 करोड़ शेयर अगर बेच दिए होंगे तो मार्केट का क्या हाल हुआ होगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो गई और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। सट्टेबाज कहने का मतलब हो गया जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसे हम सट्टेबाज कहते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर पूरी दुनिया में दिखा। मंदी तो अमेरिका में आया, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। सबसे बुरा प्रभाव इसमें किसके ऊपर पड़ा? जर्मन के अर्थव्यवस्था पे पड़ा। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, या फिर उनकी वेतने काफी, मतलब जो उनको सैलरी मिल रहा था वो कम हो गया। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। ऐसे 60 लाख लोग जो थे जिनके पास कोई काम ही नहीं था। अब यहाँ पे एंट्री होता है इनके हीरो का, जिसका नाम था हिटलर। अब हम बात करेंगे नात्सीवाद के बारे में। यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है। व्यवस्था एक प्रकार का सुदृढ़ तरीका, काम करने का तरीका, राजनीति करने का तरीका, आर्थिक व्यवस्था संभालने का तरीका, इन सभी का सुमेल हुआ करता था नात्सीवाद, जिसका जनक कौन है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। हिटलर को इसका जनक माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह विचारधारा की तरह फैल गई। लोग इसे एकदम देवी देवता भगवान की तरह एक्सेप्ट करने लगे। जो करेगा हिटलर करेगा, जो कहेगा हिटलर कहेगा, और हम सब जर्मनी वासी हिटलर की बातों को मानेंगे। ऐसा मोह लिया वहां के लोगों को। हिटलर कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। उसके भाषण देने का तरीका, उसके ताली बजाने का तरीका, उसके हाथ उठा के बात करने का तरीका लोगों को मोह लेता था। नवयुवक फैन हो जाते थे, वो जो कहता था वही सुनते थे। यही था नात्सीवाद। इसके जनक का नाम जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हिटलर। पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। अब हम बात करेंगे नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। नाजी जो थे, जो हिटलर के विचारधारा को मानने वाले थे, उनको पूरे विश्व को देखने का तरीका क्या था? कैसे देखते थे, किस तरह से देखते थे? तो सबसे पहला, राष्ट्रीय समाजवाद का उदय हुआ, यहीं से पहला पॉइंट। दूसरा है सक्षम नेतृत्व। ऐसा नेता होना चाहिए जो पूरे जर्मनी को संभाल ले। ये 60 लाख लोग जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। और देश के ऊपर जितना भी आपत्तिजनक हमला हुआ है, हमारे सैनिकों को खत्म किया गया, कोयले के भंडार को छीना गया, फ्रांस हमारे औद्योगिक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, हमारे सेना को विहीन कर दिया, लोहा को छीन लिया, 10% आबादी को छीन लिया। ये सब बात हमको याद है, वैसे आपको भी याद रहना चाहिए। इस सब का बदला लेगा
बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नस्ली कल्पना लोक, इसे हम यूटोपिया कहते हैं, इसको मैं आगे समझाऊंगा क्या है ये। नेक्स्ट है जीवन परिधि, अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नस्लीय श्रेष्ठता, शुद्ध और नार्डिक आर्यों का साम्राज्य। ये सारे पॉइंट्सों को मैं समझाऊंगा। नस्लीय शुद्धता के बारे में तो मैंने आपको बताया है, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बच्चे पैदा करना था, अपने लड़कों को युद्ध के लिए तैयार करना था, आक्रामक रहना है, हमेशा गुस्से में रहना है। गुस्से में मैंने अभी आपको बताया ना, आदमी वो कर जाता है जो वो सोचता नहीं है। अगर आप गुस्से में लड़ने जाओ तो पहले आपको लगेगा कि हम एक व्यक्ति से नहीं लड़ पाएंगे, गुस्सा आ गया ना तो आप वैसे वैसे 3-4 को पूरा खत्म करके आ जाओगे। ये होता है गुस्सा। अब अगला पॉइंट हमारा कहता है जर्मनी में हिटलर के उदय का कारण क्या था। तो सबसे पहले वर्साय की संधि हुई थी। वर्साय की संधि हुई थी ना, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत उसको अपमानित किया गया, उसके नागरिकों को छीन लिया गया, सेना को विहीन कर दिया गया, कोयले को, खजाना को छीन लिया गया, उसके लोहे के भंडार को छीन लिया गया, उसको 6 अरब पाउंड डॉलर का जुर्माना ठोप दिया गया। तो ये सब के कारण से ना जर्मनी का दिमाग हिला हुआ था। एडोल्फ हिटलर तो बिल्कुल पगलाया हुआ था। वो कहा कि मार देंगे या मर जाएंगे, खत्म करो ये दिस दैट को, सारे अरसाय बरसाय की संधि को आग लगा दो, अब आर पार का युद्ध होगा। अगला पॉइंट हमारा है इसी में वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियां, जो उसके अंदर जो उसके नियम कानून कमजोर थे ना, उस पे हिटलर ने कानून बनाया। कहा कि नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा, अब हमारा प्रोपगंडा चलेगा। आमूल परिवर्तनवादी और समाजियों की आपसी फूट, ये लोग आपस में ही एक नहीं थे ना, जर्मनी के लोग आपस में एक नहीं थे, फूट पड़ा हुआ था। और पता है आपको, अगर एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक पंचायत के अंदर, एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर अगर आपस में ही लोग एकता के साथ नहीं रहेंगे तो दूसरा तो हमला कर ही देगा ना। तो इसी कारण से कहा जाता है हमेशा एकता में बल है। नासी प्रोपगंडा चलाया गया। नासी प्रोपगंडा मतलब जबरदस्त रैलियां निकाली जाती थी, हिटलर का जबरदस्त भाषण होता था, लाखों करोड़ों में लोग आते थे और हिटलर की बातों से मोहित हो जाते थे। हिटलर कहता था सबको रोजगार दूंगा, 60 लाख रोजगार लाऊंगा, और जितना भी अपमान हमारे देश को हुआ है सबका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी को हटाने की बात होती थी, आर्थिक महामंदी की बात होती थी, कि जितनी भी ये सारे पॉइंट है ना, सब पे हिटलर ने कहा कि इन सभी चीजों को मैं सुधार दूंगा। और उस समय जिस हालत में वो जर्मनी चल रहा था, उसमें तो उसको ऐसा ही कोई चाहिए था ना। अब हम अगर मर रहे हैं रेगिस्तान में, प्यासे मर रहे हैं, तो उस समय तो हमें मतलब कि पानी का क्वालिटी थोड़ी ना देखेंगे कि ये पानी साफ है या गंदा है, ये बिस्लेरी है या किल्ले है। वहां तो बस हमें पानी चाहिए, चाहे वो नाले का ही पानी क्यों ना हो, कीड़े वाला पानी भी उस समय पी लेगा, मरता क्या नहीं करता। तो जब जर्मनी की यह स्थिति थी, जब जर्मनी डूब रहा था, उसके ऊपर मतलब दूसरे दूसरे देशों का कब्जा था, उसके पास कुछ नहीं था, पैसों की वैल्यू नहीं थी, खाने पीने की चीजें आसमान छू रही थी, खेती खराब हो गया था, बेरोजगारी बढ़ रही थी। ऐसे में हिटलर की ये बातें उसे लग रहा था कि साक्षात भोलेनाथ बोल रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण बोल रही है, राधे राधे। अगला पॉइंट हमारा कहता है हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को, आप तो अभी चलो 9th क्लास में हो, बहुत ऊपर वाले बच्चों को भी कंफ्यूजन होती है। जब मैं कॉलेज वाले बच्चों का क्लास लेता हूं वो कंफ्यूज रहते हैं। कहता है कि हिटलर ने अपनी खुद की पार्टी बनाई ना, हिटलर ने खुद की पार्टी नहीं बनाई, उसने किसी और के पार्टी में सदस्यता लिया। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मैं भारतीय जनता दल पार्टी की सदस्यता लेता हूं, मतलब मैं उसका कार्यकर्ता हूं, बीजेपी पार्टी में एक कार्यकर्ता हूं। ऐसे ही शुरुआत में हिटलर ने 1919 में एक वर्कर्स पार्टी थी, उसमें सदस्यता ली और धीरे धीरे इस संगठन पर ही अपना नियंत्रण कर लिया। ध्यान से समझिएगा, पहले उस पार्टी में घुसा, अब जैसे हम बीजेपी में घुस जाए, नरेंद्र मोदी को हटा के खुद प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा ही हुआ वहां पे। पहले तो हिटलर घुसा 1919 में वर्कर्स पार्टी में, और धीरे धीरे वर्कर्स पार्टी को जो पहले के नेता थे उन सबको साइड करके खुद ही वहां का प्रधान बन गया। और फिर उसको नामे चेंज कर दिया, कहा कि है वर्कर्स पार्टी नहीं रहेगा, इसका नाम रहेगा सोशलिस्ट पार्टी, नाम को चेंज कर दिया। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। देखिए, पहले जो पार्टी का नाम था वो क्या था, वो था वर्कर्स पार्टी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, उसका नाम चेंज करके सोशलिस्ट पार्टी कर दिया, और बाद में इसी का नाम क्या हो गया, नाजी पार्टी हो गया। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, तब उस समय ये काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे,
जनता लाचारी और भुखमरी में जी रही थी, तो उसी समय क्या हुआ, हिटलर की बातें उन्हें भगवान की तरह लगने लगी। लग रहा था कि हिटलर ये हमारा देवी है, हमारा देवता है, यही हमारा बेड़ा पार लगाएगा, यही हमारे लिए अब कुछ कर सकता है। और इसी दौरान में चुनाव के समय में ऐसा वैसा भाषण दिया हिटलर ने कि 32% वोट से हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बन गया। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि जर्मनी में प्रधानमंत्री नहीं होते, राष्ट्रपति नहीं होते, वहां का प्रधान वहां का चांसलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हिटलर की राजनीतिक शैली। देखिए, वह लोगों को गोल बंद करके लिए आवंटन और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा करके वहां पे भाषण करना, लोगों के बीच में प्रचार करना, इन चीजों में वो भरोसा करता था। लोगों में एकता पैदा करने के लिए वो क्या निकालता था, रैलियां निकालता था, सभाएं करता था, ताकि लोग इकट्ठा होकर आपस में एक दूसरे से जुड़े। उसका जो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, हमारे यहाँ जो स्वास्तिक का साइन है शायद ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना कुछ, ऐसा ही हमारा स्वास्तिक का साइन होता है। तो इसी का उसने उसका प्रतीक यही था, उसका प्रतीक यही था। वो भाषण बड़े खास अंदाज में देता था, बड़े खास अंदाज में तालियां बजाता था। भाषण में देखिए तालियां खास अंदाज से लोग बजाते थे, इससे लोगों के अंदर जोश जगता था। और फिर इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिटलर की ये राजनीतिक शैली थी, राजनीति करने का तरीका था कि कैसे लोगों को जमा करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे लोगों में एकता लाना है, कैसे लोगों को भाषण से मोहना है, कैसे क्लैपिंग करवानी है, ये सारे उसके राजनीतिक शैली में आता है। यहाँ पे है कि जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा के रूप में लोगों के सामने पेश करता था, रक्षक के रूप में पेश करता था। जनता को इस तबाही से उबारने के लिए अवतार के रूप में वो खुद को बताता था कि मैं ही हूं, मैं एडोल्फ हिटलर तुम्हें इस समस्या से निकाल दूंगा, मैं एडोल्फ हिटलर तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, मैं एडोल्फ हिटलर सारे दुश्मन देश से बदला लूंगा। और हमें चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था। तो लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जर्मन में नासीवाद की लोकप्रियता के बारे में भी जान लेते हैं कि कितना लोकप्रिय था हिटलर वहां के लोगों के बीच में। पहला पॉइंट हमारा कहता है 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुका था, जितने भी वहां पे बैंक थे ना वो सब खत्म हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे, और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। जिनके पास कुछ पैसे थे वो भी तो यही सोच रहे थे ना, यार ये पैसा कितने दिन तक चलेगा, ये चावल दाल कितने दिन तक चलेगा, ये जलावन कितने दिन तक चलेगा, ये तेल प्याज लहसुन मसाला कितने दिन तक चलेगा, एक न एक दिन खत्म होगा तो वो भी तो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे ना। फिर नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। धीरे धीरे नाजीवाद एक जन आंदोलन का रूप लेता गया, मतलब जनता के बीच में, जैसे हमारे भारत में मोदी का लहर है, हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी है तो संभव है, ऐसा ही वहां उस समय जर्मनी में चल रहा था। और अब देखो क्या होता है ना, आप गौर करना, चीजों को देखना, ये प्रोपगंडा है क्या। 1 लाख लोगों को तुम जमा कर लो कहीं पे, मैं अगर 1 लाख लोगों को जमा करके भाषण दे रहा हूं ना, तो वहां पे 50-60 हजार आदमी ऐसे ही आ जाएगा। 1 लाख को देख के ही 50-60 हजार आदमी आ जाता है। अब उन्हें क्या लगा, ऐसे ही वहां पे मोदी जी के साथ भी यही होता है। चाहे मोदी जी को छोड़िए, जितने भी नेता है वो क्या करते हैं, 500-1000 पे लोगों को बुलाते हैं, 300 देंगे, रात में वो पौवा देंगे, बस तुम्हें आना है, भीड़ लगा देते हैं। वो भीड़ को देख के सड़क पे चलता हुआ आदमी भी 200-400 आ जाता है कि हाँ भाई, अरे कुछ तो हो रहा होगा। रात में, दिन में 500 का नोट और रात में पौवा, मस्त खा पी के पूरा दिन सेट। चुनाव के समय में तो अपना भाई एक अलग ही सेटलमेंट होता है। चुनाव देने का, वोट कितना देगा, कितना परिवार है तुम्हारे फैमिली में, 5 आदमी, 2500 रुपया मिलेगा। नहीं भाई, 2500 से काम नहीं चलेगा, एगो कूलर दिलाना पड़ेगा, गर्मी बहुत है। हाँ ठीक है, कूलर दिलाया, मामला सेट हो गया। कोई के घर में 2 गो है, 1000 देंगे, ठीक है, प्लस पौवा एक्स्ट्रा। हाँ, पौवा होना चाहिए भाई, पौवा के बिना वोट नहीं देते हैं, पौवा के बिना पौवा राजी नहीं होगा। तो यही होता है कि यहाँ पे चुनावों में वैसे ही वहां पे हिटलर के साथ भी हो रहा था। इतना ना लोगों को जुटा ले रहा था, इतना ना तालियां पिटवाता था, इतना ना डिस्को डांस करवाता था, दिस डैट करवाता था, कि लोग कहता था भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, आके गर्दन झुका के देखने लगता है। आप सड़क पे देखते होगे, 20 आदमी जहाँ गर्दन झुका के कुछ देख रहा होगा, 25 आदमी और आके गर्दन झुका देगा, भले ही वहां पे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो। आप इस चीज को करके देख लेना। आप अगर सड़क पर चलते चलते 10 आदमी ऊपर की तरफ देखो, तो वहां 50 आदमी आके अपने आप खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखने लगेगा कि क्या हो रहा है भाई। ये सब हमने यूट्यूब शॉर्ट में देखा है, वीडियोज में देखा है, होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। वक्ता मतलब भाषण करने वाला, बहुत तगड़ा भाषण देता था। उसका जोश, उसके शब्दों को, मतलब उसका जो जोश होता था, उसके जो शब्द होते थे वो लोगों को हिला के रख देते थे। मतलब
बट आपने कभी-कभी देखा होगा मोटिवेशन देने वाले लोग कहते हैं, "साला तू ही कर सकता है, तू ही करेगा तू नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा।" उस समय तो लगता है धक, 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 धक आज साला कुछ ना कुछ हम भी कर देगा। आधा घंटा में नेट खत्म हो जाता है, हमारा जोश भी ठंडा हो जाता है। लेकिन जब तुम देखेगा ना वो सब वीडियो, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर को मैं देखा हूँ, कहता है, "साला आज तू नहीं करेगा तो तू कभी नहीं करेगा।" सही बात है भाई, आज नहीं करेगा तो कभी नहीं करेगा। वो देख के 2 मिनट में लगता है कि गर्मी आ गया है एकदम पूरा, फिर पता चलता है औकात में आ जाओ यार, फिर ये सब बेकार हो जाएगा दिस डेट में। तो वही है, हिटलर ना ऐसा भाषण देता था कि लोग एकदम हिल के एकदम तैयार हो जाते थे, झुमा देता था बिल्कुल, मतलब मजा आ जाता था। वो जब भी अपना भाषण देता था तो उसमें शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की बात करता था, वर्साय की संधि की बात करता था, नाइंसाफी जो उसके साथ हुआ था मित्र राष्ट्रों के द्वारा उसका बात करता था कि उसका बदला लिया जाएगा। उसने वादा क्या किया? उसने वादा किया कि सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य मिलेगा। उसने आश्वासन दिया कि देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएंगे। विदेशी प्रभाव मतलब मित्र राष्ट्र, रूस हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब तो कब्जा न कर रखा था। उस सब को हम हटाएंगे यहाँ पे। तमाम विदेशी शासकों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। किसने कहा? हिटलर ने कहा। किसको कहा? अपने देशवासियों को कहा। देशवासियों को और क्या चाहिए? यही सब तो चाहिए था। सब एकदम फूल के कदीमा हो गया। कहा कि हिटलर ही हमारा बाप है, हिटलर ही हमारा पति है, हिटलर ही हमारा भाई है, जो करेगा अब हिटलर ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण करने का कौन सा तरीका अपनाया? मतलब नाजी मतलब कौन? हिटलर। हिटलर समुदाय के लोग, हिटलर के मानने वाले, उन्होंने पूरे समुदाय के लोगों को कंट्रोल में करने के लिए क्या किया? तो एक नई शैली रची थी। किसने? हिटलर वालों के लोगों ने। वह लोगों को गोलबंद करने के बाद अवंडर और प्रदर्शन को हम ये समझते थे कि खड़ा हो जाते थे और खूब प्रदर्शन करना, खूब अवंडर करना, लोगों से बात करना, भाषण देना, तालियां पीटना, जोश में बात करना, साला तू ही करेगा, देश का बदला लेगा, सबका बदला लेगा ये तेरा फैजल, ऐसा कुछ डायलॉग देता था वहां पे। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप इसको सही में ना फैजल वेजल वाला बात कुछ लिख दीजिएगा एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने के लिए, एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियां बड़ी-बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित करती थी। देखिए, आज मोदी जी जो रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, उसमें देखोगे हजारों लाखों लोग में एकदम पूरा फूल माला टांग के उनको एकदम पूरा फूले फूल कर देता है। गेंदा गुलाब से हमारे मोदी जी भर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारा हिटलर भी करता था, अवंडर करता था, रैलियां करता था। सोच नहीं कह सकते, सोच तमाशा थोड़ी ना करता था। वो तो अपने देश को मुक्त करने के लिए काम करता था। अब वाकई में जरूरी भी था। जिस तरह से मित्र राष्ट्रों ने उसके ऊपर मतलब असाधारण संधियां थोप दी, दर्दनाक संधियां थोप दिया, सब चीज छीन लिया, इज्जत उतार लिया, एक तरह से समझो कपड़ा उतार दिया जर्मनी का। तो वो भाई बदला तो लेगा और हिटलर अब तैयार हो रहा था। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाजी सैल्यूट, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट ना लोगों को एकदम थरथरा देता था, मतलब मजा आ जाता था। ऐसा तालियां पीट पाट होता था ना वहां पे कि मजा आ जाता था। नाज़ियों ने जिस प्रकार से धुआंधार प्रचार किया, इसके जरिए जो हिटलर था वो मसीहा बन गया, भगवान बन गया, रक्षक बन गया। लोग उसे एकदम अपना मसीहा, बाप, पति सब समझने लगे और उसे लोग समझते थे अब ये नया अवतार लिया है भगवान ने हम लोगों को बचाने के लिए। अब इसी तरह से आपने देखा कि अब लोग जो है ना, वो जिनकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो गया था, इस भाषण के बाद उन लोगों को लगा कि नहीं अब हमारे देश का मान प्रतिष्ठा पहले की तरह वापस लौट आएगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको अपने देश से ही लेके चलते हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देखिए मैं कोई खास पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूँ। मेहनत करेंगे तभी हमारे पास हमारे 2 रोटी वक्त का भोजन जो होता है वो मिलेगा। लेकिन एक चीज तो सोचने वाली बात है ना, हमारा देश 70, 75, 80 साल होने वाला है आजादी होने का। इतना दिन में कहाँ हमारे देश को कोई पूछता था? कहाँ देश का कोई नाम था? मरा-मरा सा हम थे और मरा-मरा सा हमारा भारत था। लेकिन ये 15 साल में ही ऐसा क्या हुआ कि पूरे विश्व स्तर पे भारत का नाम चर्चा में आ गया? अरे भाई कुछ ना कुछ तो मोदी जी किया होगा। लेकिन कुछ अंधभक्त होते हैं, कुछ लोगों को मतलब आँख खोलना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। भाई अरे काम किया है मोदी ने, सही किया, जो करता है वो दिखता है। भाई सड़कें बनवा दी, बहुत सारे वो मुसलमानों का वो पति सब जानते हो, दुबई में रहता था।
और वहां से कह देता था तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक, यहाँ महिला 5 को। एक तो ये मुसलमानों में आपको पता है 20-20 बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये 20 बच्चा पैदा करके चला गया वहां दुबई, वहां से कह दिया तलाक तलाक तलाक, वहां पे दूसरा से शादी कर लिया। अब इस महिला के साथ ये 20 बच्चे का जिंदगी क्या होगा? झंडी होगा ना। अब ये 20 बच्चे फिर आतंकवादी बनेंगे तो हम कहेंगे कि भाई मुसलमान आतंकवादी होता है। तो भाई हमारे यहाँ का नियम कानून गलत था ना, तो उसको खत्म किया हमारे मोदी जी ने। भाई तू कहीं से जो तलाक 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 कर देगा तो वहां से बुला के तुमको यहाँ पे हम फलाक 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 कर देंगे। तो ये नियम कानून चेंज हुआ है, सड़कें बनी है, हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं आई है। आज अगर भारत को नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, हमारी शिक्षाएं बढ़ रही है, हमारी कंपनियां बढ़ रही है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये सब बढ़ रही है, वाकई में बढ़ रही है। अब पॉइंट हमारा कहता है लोकतंत्र का ध्वज। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1933 की बात है। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, आप लोग सोच रहे हो भैया आपने तो कहा था राष्ट्रपति होता नहीं है, प्रधानमंत्री होता नहीं। अरे होता है, वैल्यू नहीं होता है। हमारे यहाँ भी तो राष्ट्रपति होते हैं, कितने लोग वैल्यू देते हैं, कितने सरकार में उनकी चलती है, लेकिन प्रधानमंत्री की वैल्यू होती है ना। तो जैसे हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, वहां का चांसलर। अब न्योता आ गया इसके पास, भाई न्योता आ गया हिटलर के पास कि भाई चलो अब चांसलर बनो। मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता है चांसलर का। हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे खत्म करो, नियम खत्म करो, जो हिटलर कहेगा वही होगा। हिटलर अब तानाशाह बन के उभर रहा था। तो फरवरी महीने में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए फरवरी का महीना, जर्मन के संसद भवन जो था वहां पे आग लग गया, सब कुछ कागज पत्तर जल के खत्म हो गया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों को निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया, उठा लिया, घर घर से चुन के उठा लिया। जितने भी कम्युनिस्ट थे, जितने भी इसके दुश्मन थे, सबको घर घर से चुन के उठवा लिया। मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे हम इन्वेंटिंग एक्ट कहते हैं, उसे पारित किया गया। और इस कानून में जरिए जर्मनी का जो बकायदा तानाशाह स्थापित कर दिया गया। मतलब जो हिटलर था ना, इस कानून के माध्यम से वहां का तानाशाह बन गया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों को, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है यहाँ पे, सबको हिटलर ने कहा सबको बंद करो, सब खत्म। सिर्फ और सिर्फ से आज से नाजी प्रोपेगेंडा चलेगा, नाजी पार्टी चलेगा। इसके अलावा जितने भी हैं ट्रेड यूनियन वाले, जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सब खत्म है। सबको बोलो कि या तो पार्टी बंद करो या सबको रातों रात खत्म कर दूंगा। ऐसा हिटलर ने धमकी दे दिया भाई। बिना किसी कानून कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता था, किसी को भी चाहे हिटलर तो देश से निकाल दे सकता था, गिरफ्तार कर सकता था, मार भी देता था, जेले में खत्म कर देता था, मार सुतना रंग देता था, उसका लबालब खून कर देता था मुंह से उसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। हमने अभी तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को पढ़ने से पहले द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को जान लेते हैं। 1939 में शुरुआत हुआ, 1945 में ये समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो याद रखिएगा 1914 में शुरुआत हुआ, 1918 में खत्म हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका कूद पड़ा तो धूरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इससे पहले मित्र राष्ट्रों को ये धूल चटा रखा था, लेकिन मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका कूदा। और उसने क्या किया फिर, अमेरिका ने गलत काम किया, जापान के ऊपर ना, हिरोशिमा और नागासाकी दो बड़े बड़े शहर थे, उसपे परमाणु बम गिरा दिया, लाखों लोग उसपे मारे गए। और बम गिरने के साथ ही जापान जो है वो नीचे झुक गया, क्योंकि उसके ऊपर बम गिर गया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी हो गया। कब हुआ? 1945 में। शुरुआत कब हुआ? 1939 में। किसके बीच में हुआ? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में। धुरी राष्ट्र जो है वो मित्र राष्ट्रों का हवा पानी बाहर कर रखा था तब तक, जब तक अमेरिका इसमें नहीं कूदा। जब अमेरिका कूदा तो वो कूदते ही जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल मैन और फैट बॉय। 21 किलोग्राम टन के उसका मारक क्षमता थी। ये सब आपको आगे के क्लास में पढ़ना है, फिलहाल आप इतना जानकारी मत लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवा जो थे, जो जवान लोग थे, उनकी क्या स्थिति थी? तो जर्मन और यहूदियों के बच्चे को एक साथ नहीं बैठने दिया जाता था। जो जर्मन थे उनके बच्चे यहूदियों के साथ नहीं बैठते थे, क्योंकि यहूदियों के बच्चे को
छोटा समझा जाता था। जिप्सियों, शारीरिक रूप से असक्षम यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो शारीरिक रूप से विकलांग था, अपंग था, लुल्ला था, लंगड़ा था, बहिरा था, आना था, काना था, उन सबको बोला स्कूल से निकालो भाई। हिटलर का सख्त नियम था, इस सबको स्कूल में नहीं रहने देना। ये सब अल्लाह लंगड़ा लुल्ला सब पढ़ के क्या करेगा? बॉडी बिल्डर था तो पढ़ाओ इसको, इसके दिमाग को खतरनाक बनाओ, इसको सैनिक बनाओ, हम इससे युद्ध करवाएंगे। स्कूली पाठ्य पुस्तक, जो स्कूल का सिलेबस हुआ करता था, उसमें नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। नस्लीय भेदभाव का मतलब ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का, ये अमीर, ये गरीब, इसका बढ़ावा उसके किताब में ही दिया जाता था। 10 साल के उम्र के बच्चों को युंग फोंक में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था, एक ऐसा संगठन जिसमें शुरुआत से ही लड़ाई उड़ाई सिखाया जाए। 10 साल के बच्चे को एकदम भाला तरछी मर्ची सब सिखा दिया जाता था। यह एक संगठन था जिसका नाम था यंग फो। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्य अनिवार्य कर दिया गया। हिटलर के नाम से भी एक पार्टी, मतलब कि ग्रुप था, संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें सारे 14 साल के बच्चों को सदस्यता लेना होता था। उसमें ट्रेनिंग दिया जाता था, कैसे मारना है, कैसे युद्ध करना है। तो ये वहां के युवाओं की स्थिति थी। अब महिलाओं की स्थिति के बारे में जान लीजिए। बड़ा दिलचस्प मामला है। लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम प्रथम कर्तव्य था। यदि लड़कियां या माँ सही से बच्चा पैदा नहीं की, शुद्ध बच्चा नहीं पैदा की, लंगड़ा लुल्ला आना काना किया, तो उसका तो बेड़ा गर्क कर देता था हिटलर। एकदम स्वस्थ बच्चे पैदा करना था, ये वहां के महिलाओं का प्रथम कर्तव्य बनाया गया। किसने बनाया? एडोल्फ हिटलर तानाशाह ने बनाया। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रखना, बच्चों का नात्सी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा। महिलाओं का कि यहूदियों से अपने बच्चों को दूर रखो और सिर्फ नात्सी पाठ पढ़ाओ, युद्ध की कलाएं सिखाओ, लड़ने के लिए तैयार करो। ये महिलाओं के दायित्व के रूप में वहां पे बताया गया। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, क्योंकि माँ ही तो बच्चा पैदा करेगी और वही तो फिर लड़ेगा, सिपाही बनेगा। इसलिए उसने कहा कि सबसे यहाँ पे अहम भूमिका जो है वो माँ निभाती है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, मतलब देखिए, जो माँ बच्चे को, मतलब सही बच्चे को जन्म देती थी, स्वस्थ बच्चे को जन्म देती थी, उनको अस्पताल में अलग से सुविधाएं मिलता था। दुकानों में उनको ज्यादा छूट मिलता था सामान खरीदने में। रेलगाड़ी की सस्ती टिकट मिलता था। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले माताओं को कांसे, चांदी और सोने को तमगे दिए जाते थे, उनको अवार्ड दिया जाता था कि ये माता जो है वो 20 बच्चा पैदा की है, इनको ये अवार्ड दिया जाए। लेकिन वहीं पे वैसी माँ जो अवांछित बच्चे को जन्म देती थी, मतलब कोई बच्चा अगर गड़बड़ वड़बड़ निकल गया तो उसे दंड दिया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर, मुंह पर कालिख पोत कर पूरे समाज में घुमाया जाता था। मैंने आपको शुरुआत में भी ये सब बातें बताया था ना। न केवल जेल बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिए जाते। पति से अलग करके उसको समाज से भगा दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था अगर बच्चा गड़बड़ निकल गया तो। ये समझो ये कहाँ का न्याय। हिटलर थोड़ा ज्यादा ही क्रैक हो गया था, वो सनकी हो गया था साला। मतलब अब बच्चा, अब 10-15 को बच्चा हुआ तो एगो दुगो तो गड़बड़ निकल ही जाएगा यार। उसके लिए उनको टकला कर दो, मुंह में कालिक पोत दो, गधा पर बिठा दो, समाज में घुमा दो, जेल में डाल दो, उसको पति से अलग कर दो, पति की दूसरी शादी करा दो और बोलो कि और बच्चा पैदा करो। ये इसके आचार संहिता थे, ये इसके नियम थे, ये इसके कानून थे। किसके? एडोल्फ हिटलर के। इस तरह से आपने देखा क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नासीवाद और हिटलर का उदय यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।